हेलो बच्चों। अपनी लास्ट क्लास में एक्चुअली हम लोगों ने गॉस थ्योरम सीखी थी। व्हाट इज गॉस थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट क्या है और गॉस थ्योरम कैसे डिराइव होते हैं। अब आज की इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे। तो गॉस थ्योरम के अभी आपके पास जो 12th के सिलेबस में है वो 3 एप्लीकेशंस है बेटा, ठीक है। उसमें फर्स्ट जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की वो है to calculate the electric field intensity of a thin long wire। एक थिन लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही थिन एक लॉन्ग वायर हमने कंसीडर कर ली, बहुत ठीक है। अब कंसीडर थिन लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ है, ये एक थिन लॉन्ग वायर है बेटा। अब थिन लॉन्ग वायर हमने कंसीडर कर ली, जस्ट लाइक एनी वायर, बहुत ही पतली तार होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस वन। ये एक तार है, तो इससे भी बहुत पतली, बाल के बराबर पतली तार, ठीक है। उसकी लेंथ एल होनी चाहिए, कुछ भी लेंथ हो सकती है उसकी, ओके। अब इस पे चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है प्लस क्यू, पूरी की पूरी तार के थ्रू, ठीक है। आपका चार्ज क्यू स्प्रेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ। ये ध्यान रखना, इतनी पतली है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना के बराबर है, बहुत ही पतली। सिर्फ लेंथ को कंसीडरेशन में लेना है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बाल के बराबर पतली तार, ठीक है। उससे पतली इमेजिन हो सकती है, तो उससे पतली, ओके, ठीक है। तो बहुत ही थिन लॉन्ग वायर है, इसका एरिया उसकी लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए, ओके, ठीक है। अब थिन लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स बेटा ध्यान से समझ लेना, फ्लक्स निकालने के लिए आपको एक एरिया अज्यूम करना पड़ता है, उस पूरे एरिया के थ्रू ही फ्लक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो क्लोज एक सरफेस हमने इमेजिन किया इस पूरी तार के थ्रू, वो है आपका सिलिंड्रिकल सरफेस, ओके। एक बहुत पतली तार है, बहुत पतली तार है, उसमें आप चूड़ियां डालते जाइए, चूड़ियां डालते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 गोल गोल चूड़ियां। आपने मान लो 100 डाल दी तो एक सिलेंडर की शेप ले लेगा। तो हर पॉइंट का एक सर्कुलर, उससे ऊपर पॉइंट का एक सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, ऐसे कई सारे सर्कुलर हमने रिंग्स डाल दी तो एक सिलेंडर की शेप ले लेता है। तो हमने एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, इमेजिन कर लिया, ठीक है, इस तार के चारों तरफ, ठीक है। देखो गॉसियन सरफेस ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस, हम इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम ये मानते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो पूरी यूनिफॉर्म रहती है और सिमेट्रिकल होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज सिमेट्रिकल होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो पूरे सरफेस के थ्रू सेम रहनी चाहिए। ये तीन क्लोज्ड, कंटिन्यूअस, सिमेट्रिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म, ठीक है। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो गॉस थ्योरम पूरे के पूरा सिलेंडर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कॉमन है E, ओके। अब आपको पता है, ये सब इमेजिन कर लिया बच्चों, तो इसके जो हमारे हम इमेजिन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करेंगे हम इसकी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक, उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा गॉस थ्योरम में। तो पूरे के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, Q बाय एप्सिलॉन। तो पूरे के पूरे जो सरफेस है क्लोज्ड है, जिसमें क्लोज कैसे हो रहा है, ये एक हमारा ये लेटरल सरफेस है, एक इस तरफ से सरफेस और एक इस तरफ से सरफेस, नहीं तो ये एक भी सरफेस हम कंसीडर नहीं करेंगे तो फ्लक्स लीक होने के चांसेस है। क्लोज बना रहा है, क्लोज सरफेस में 3 सरफेस एरिया आ गए, एक तो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एक लेटरल सरफेस। इन तीनों से मिलकर के क्लोज बन रहा है, कंप्लीट बन रहा है। तो तीनों के थ्रू क्लोज फिगर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा वो Q बाय एप्सिलॉन होना चाहिए। अब ये क्लोज बन रहा है, हमने इस एरिया ऑफ क्रॉस को A1 कंसीडर कर लिया, इसको A2 कंसीडर कर लिया, और जो पूरा का पूरा जो लेटरल सरफेस है उसको A3 कंसीडर कर लिया। तो जो पूरे के थ्रू फ्लक्स होगा वो Q बाय एप्सिलॉन होगा। अब उसमें हर एक सरफेस को अलग अलग लेना पड़ेगा। जो फ्लक्स होगा वो E डॉट A1 फर्स्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स, ये कितना है, दूसरे के थ्रू फ्लक्स कितना है प्लस, और प्लस तीसरे के थ्रू कितना है, तीनों को मिला के Q बाय एप्सिलॉन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये गॉस थ्योरम कहते हैं पूरा क्लोज सरफेस के थ्रू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस एक ये
एक ये और ये तीन सरफेस मिला करके इसको एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं। तो तीन सरफेस के थ्रू टोटल जो फ्लक्स होना चाहिए गॉस थ्योरम के हिसाब से Q बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। एक क्लोज सरफेस के थ्रू होना चाहिए बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब एक बात बताइए, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, मान लो ये वाला सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जाएगी, ये जाएगी बेटा, और जो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, एरिया के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन फील्ड लाइन मान लो यहाँ पर है कोई चार्ज, तो उसके थ्रू परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया अज्यूम कर लो, यहाँ पर प्लस क्यू है तो उससे फील्ड लाइन इधर को जा रही है, नीचे कोई चार्ज है तो उससे नीचे को जा रही है, इससे इधर को जा रही है, मेरी साइड में आ रही है। तो जो एरिया वेक्टर है ये तो हमेशा 90 डिग्री पे है, चाहे इस केस में, चाहे यहाँ जा रही है फील्ड लाइन, चाहे यूं जा रही है, चाहे यूं जा रही है। तो कॉस क्या बन रहा है बेटा, 90 बन रहा है हर केस में। इसका एरिया वेक्टर इधर है, इस साइड में यूं, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो यूं जा रही है, या यूं जा रही है, या यूं जा रही है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। तो हर केस में 90 डिग्री है। सेम इस सरफेस के केस में भी ई ए कॉस 90, एरिया वेक्टर ये रहा बेटा, और फील्ड लाइंस या तो यूं जाएंगी तो 90, या यहाँ पर चार्ज है तो इससे यूं जाएंगी, यहाँ पर चार्ज है तो इससे यूं जाएंगी, तो ये भी 90, ये भी 90, हर स्टेज में ये 90 का ही बन रहा है। तो इसके साथ भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, ई ए कॉस 90, कॉस थीटा 90 डिग्री बन रहा है। आप प्रैक्टिकली देखो इसको, आप जहां पर भी चार्ज होगा वो फील्ड लाइंस को सीधा ले जाएगा। यहाँ पर चार्ज है तो फील्ड लाइंस को इधर ले जाए, यहाँ पर चार्ज है नीचे तो ये इधर ले जाए। तो हर स्टेज में इसके एरिया के साथ cos 90, तो दूसरे के साथ भी, इसके साथ भी cos 90। यानी हम ये देखेंगे इसमें कि फर्स्ट का जो एरिया A1 है, इसका एरिया वेक्टर है A1 की, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही है या इधर को जा रही है, तो ऑब्वियस है 90 डिग्री का दिख रहा है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर के है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, तो भी 90 का बनता है। लेकिन थर्ड जो है, थर्ड सरफेस कर्व्ड है, तो एरिया वेक्टर A3 की डायरेक्शन भी ये रही और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये रही। यहाँ पर भी क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रही A3 और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये रही। तो थर्ड एरिया के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। E डॉट A1 प्लस E डॉट A2 प्लस E डॉट A3 तीनों के थ्रू Q बाय एप्सिलॉन होता है। अब E डॉट A1 A डॉट B क्या होता है, A B cos थीटा, तो E A1 cos 90 डिग्री प्लस E A2 cos 90 डिग्री प्लस E A3 cos 0 डिग्री। थर्ड काउंट सरफेस के थ्रू जिधर E है उधर ही एरिया भी है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर ही एरिया की भी डायरेक्शन है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर ही एरिया की भी डायरेक्शन है। तो E और A सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड केस में cos 0 डिग्री है, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, E A2 cos 90 ये भी 0, E A3 cos 0। अब cos 0 डिग्री एरिया थर्ड सरफेस का जो एरिया होता है सिलेंडर का, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 2 पाई RL, 2 पाई R इंटू लेंथ। तो A3 की जगह मैंने E इंटू, क्योंकि cos 0 की वैल्यू तो 1 थी और A3 की वैल्यू 2 पाई RL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ओके, ये वैल्यू यहाँ आ गई बेटा। अब जब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है तो टेकिंग Q बाय L, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ये क्या होता है बेटा, लैम्डा, जिसको होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज लीनियर चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया ये। तो Q बाय L आपका फिक्स होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ यानी पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, वो वैल्यू कांस्टेंट है, लैम्डा ले लिया उसको Q बाय L को। तो Q बाय L की जगह लैम्डा आ गया तो बाकी क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, अब लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। तो इसकी जगह k लिख देंगे, तो E इज इक्वल टू k बाय R, k बाय R, और हम ये कह सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है उसके इनवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट रही है। याद रखना, इसका ग्राफ आपका ऐसे आएगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी इनफिनिटी जाके जीरो। याद रखना पॉइंट चार्ज के लिए क्या बताया था बेटा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम ए ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था फॉर पॉइंट चार्जेस। डायपोल के लिए क्या था, आर क्यूब। इलेक्ट्रिक डायपोल का चाहे एक्सियल पे था चाहे इक्वेटोरियल पे था, क्यूब के इनवर्सली है, आर डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सबसे ज्यादा फॉल हुआ था। ठीक है, 2kp अपॉन आर क्यूब होता है एक्सियल पे और kp अपॉन आर क्यूब होता है इक्वेटोरियल पे। ठीक है, लेकिन होता तो आर क्यूब है दोनों में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यूब के इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसके केस में डिस्टेंस के सिर्फ और सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ये ग्राफ आपका यही बता रहा है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी गॉस थ्योरम की। प्रैक्टिकली एक बहुत लंबी तार है, इन्फिनिटी लॉन्ग भी आप इसको ले सकते हो, उस तार का इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक थिन वायर ले ली लेंथ L और चार्ज Q, उसका गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया चारों तरफ से क्लोज, और वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस करा, उसके थ्रू पूरे के थ्रू सरफेस के थ्रू मतलब तीन क्लोज सरफेस है, पहला ये कर्व सरफेस और ये A1 A2 और तीसरा A3 कर्व सरफेस, तीन सरफेस से मिलके पूरा सिलेंडर का क्लोज हो रहा है। तो पूरे क्लोज के थ्रू जो टोटल होना चाहिए पूरे तीनों के तीनों एरिया के थ्रू मिला के E डॉट A सबके थ्रू मिला के Q बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। अब इसको ब्रेकअप करके लिख दिया, फर्स्ट के थ्रू कितना E डॉट A1 प्लस सेकंड के थ्रू E डॉट A2 प्लस थर्ड के थ्रू E डॉट A3 ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। टोटल क्लोज आ गया इसमें सिलेंडर। ठीक है, पहले के साथ 90 बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना ये A1 ये था, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या बनाएंगी, परपेंडिकुलर बनाएंगी, परपेंडिकुलर एंगल बनाएंगी। ठीक है ना, E और A के बीच में cos 90 बन रहा है तो जीरो, दूसरे के साथ भी क्या होगा, E और A2 के बीच में cos 90 वो भी आपका जीरो, और थर्ड जो है वो जिधर E होगा, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर है तो एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है तो एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है तो एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, फील्ड लाइंस इधर आ रही है तो एरिया भी इधर है। तो cos जीरो बन रहा है थर्ड के साथ, तो E डॉट 2 पाई R है, तो Q बाय एप्सिलॉन तीनों के थ्रू, अब ये दो जीरो है, E डॉट 2 पाई R है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन R है। ओके, अब Q बाय L की जगह मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लिया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, आप देखोगे k ले लो तो E is equal to k by R और E is inversely proportional to R, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फटाफट एक क्विक रिवीजन में दोबारा समझा दिया है, आप इसको एक बार नहीं 2 3 4 बार करके देखोगे तो आपको इजीली समझ में। ठीक है, ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है।